Welcome to Prahlad Goyal physics classes. So, in today's class, we will discuss the remaining questions of electric flux and Gauss law. तो फर्स्ट क्वेश्चन देखोगे. Describe schematically the equipotential surfaces corresponding to a constant electric field in x direction. तो अगर भाई कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है सपोज एक्स डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो फिर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है सपोज लाइक दिस, तो फिर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो होंगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होंगे, यानी इस तरह से होंगे. सो दीज आर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस. और पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कम होता जाएगा. जैसे मान लो अगर ये 10 वोल्ट पे है, ये 8 वोल्ट पे, ये 6 वोल्ट पे, ये 4 वोल्ट पे, और इक्वल डिस्टेंस से ट्रेवल करने में इक्वल पोटेंशियल चेंज होगा. जैसे ई क्या होता है, ई होता है माइनस डी वी अपॉन डी आर, यानी डी वी आ जाएगा माइनस डी वी इंटू सॉरी ई इंटू माइनस, इसको डी एक्स लिख लेते हैं बिकॉज ये एक्स डायरेक्शन है. तो फिर यहाँ से डी वी आ जाएगा माइनस ई इंटू डी एक्स. तो इक्वल डिस्टेंस से ट्रेवल करने पे चेंज इन पोटेंशियल इक्वल होगा, क्योंकि ई यहाँ पे कांस्टेंट है, ई का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट है. तो फिर जो पार्ट 1 है इसका आंसर होगा कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं वो प्लेन होंगे और आपस में पैरेलल होंगे और इक्वी डिस्टेंट होंगे, यानी इक्वल डिस्टेंस से ट्रेवल करने में पोटेंशियल इक्वल अमाउंट में चेंज होगा. सो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर plane and equispaced. तो equispaced का मतलब है कि इक्वल डिस्टेंस से ट्रेवल करने पे चेंज इन पोटेंशियल सेम होगा. लेकिन सेकंड पार्ट है जैसे a field that uniformly increases in magnitude but remains same in direction. तो अगर मान लो E बढ़ता जाए, अगर E की वैल्यू बढ़ती जाए along x axis, तो अगर E ज़्यादा होता जाएगा तो फिर सेम चेंज इन पोटेंशियल के लिए डिस्टेंस dx हमें कम ट्रेवल करनी पड़ेगी. तो फिर इसमें यह होगा कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं वो पास पास आते जाएंगे, यानी इस तरह से. जैसे मान लो 10 वोल्ट पे है, ये 8 वोल्ट पे है, तो 6 वोल्ट वाला थोड़ा नज़दीक होगा इसके, 4 वोल्ट वाला और नज़दीक होगा, एंड सो ऑन. तो फिर इसमें सेम पोटेंशियल चेंज के लिए हमें डिस्टेंस कम ट्रेवल करनी पड़ेगी क्योंकि ई बढ़ता जाएगा. तो यहाँ पे भी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस प्लेन होंगे बट डिस्टेंस विल बी डिक्रीजिंग. तो इक्विपोटेंशियल surfaces are plane and
distance will be decreasing between these. इसके बाद अभी क्वेश्चन नंबर 3. तो बिफोर वी डू क्वेश्चन नंबर 3, लेट्स सी ए कंसेप्ट. मान लो अगर कहीं पे कुछ चार्ज रखे हुए हैं, से Q1, Q2, Q3, Q4. Suppose some number of charges are placed here and there. अगर हम इनके बीच में कहीं कोई एक क्लोज्ड सरफेस ले लें, अगर ये मान लो कोई क्लोज्ड सरफेस है कहीं भी, और इस सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है, देयर इज नो चार्ज इनसाइड दिस सरफेस. ये कोई क्लोज्ड सरफेस है मान लो. तो क्या ये पॉसिबल है कि, हाँ जी, क्या ये पॉसिबल है कि इस सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ हो? क्या ये पॉसिबल है कि इस सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगी? थिंक अबाउट दिस. आज हमने क्या बताना है कि क्या ये पॉसिबल है कि इस सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में हो. तो चलो मान लेते हैं कि ऐसा पॉसिबल है. देन इफ वी अप्लाई गॉस लॉ, तो गॉस लॉ होता है फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो अगर इसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है, तो इसका मतलब जो फ्लक्स है, इससे सरफेस से जो फ्लक्स जा रहा है, तो नेट फ्लक्स थ्रू द सरफेस विल बी पॉजिटिव, क्योंकि आउटवर्ड फ्लक्स पॉजिटिव होता है, इनवर्ड फ्लक्स नेगेटिव होता है. इफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑफ द सरफेस इज आउटवर्ड, so there is some net flux going out of this surface. तो फिर फ्लक्स यहाँ पे कुछ पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कुछ नॉन जीरो फ्लक्स हो जाएगा, इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट. बट क्यू इन तो जीरो है, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है इसके अंदर, ठीक है. देयर इज नो चार्ज इनसाइड दिस सरफेस, बट क्यू इन जीरो है. तो फिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है अभी कि लेफ्ट हैंड साइड नॉन जीरो है और ये जीरो है, तो बट क्यू इन इज जीरो, ठीक है. तो फिर ये तो गलत होगी इक्वेशन. तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि, तो दिस इज नॉट पॉसिबल कि हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ हो, ठीक है भी, क्योंकि फिर अगर ऐसा होगा देन गॉस लॉ विल नॉट बी सेटिस्फाइड. तो गॉस लॉ इज नॉट satisfied. So it's not possible to have the electric field outward at every point. At every point of a Gaussian surface in which there is no charge. सिमिलरली अगर हम कोई गॉसियन सरफेस ले लें ऐसे ही, तो फिर ये भी पॉसिबल नहीं होगा कि हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ हो.
सो दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल कि इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे अंदर की तरफ हो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हर पॉइंट पे अंदर की तरफ होगा तो फिर फ्लक्स से नेगेटिव हो जाएगा, तो फिर नेट फ्लक्स नेगेटिव हो जाएगा, एंड अगेन LHS विल बी नॉन जीरो एंड RHS विल बी जीरो, तो अगेन दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। यानी फिर ये पॉसिबल नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे या तो बाहर की तरफ हो या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे अंदर की तरफ हो, बल्कि ये पॉसिबल ये हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ हो, कुछ पॉइंट्स पे अंदर की तरफ हो, ताकि कुछ फ्लक्स पॉजिटिव हो और कुछ फ्लक्स नेगेटिव हो, तो नेट फ्लक्स जीरो हो जाए। नेट फ्लक्स जीरो है, क्यू इन भी जीरो है, देन गॉस लॉ विल बी सेटिस्फाइड। ठीक है, नाउ कम टू दिस क्वेश्चन। कंसिडर एन आर्बिट्रेरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। भले कुछ आर्बिट्रेरी चार्ज रखे हुए इधर उधर, and they are producing some kind of electric field in the space. A small test charge is placed at a null point. तो नल पॉइंट वो होता है भी जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो। तो मान लो ये कोई नल पॉइंट है, जहाँ पे कि इन सभी चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। शो दैट द इक्विलिब्रियम ऑफ द टेस्ट चार्ज इज नेसेसरली अनस्टेबल। तो हमने यहाँ पर कोई चार्ज रखा हुआ है, सपोज Q। अब क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है इन सभी चार्जेस की वजह से, तो फिर इस पे जो फोर्स आएगा Q पे वो यहाँ पे जीरो होगा। तो फोर्स ऑन Q इज जीरो, क्योंकि फोर्स होता है Q इंटू E, और E यहाँ पे जीरो है, तो फिर इसके ऊपर फोर्स जीरो हो जाएगा। सो दिस चार्ज Q इज इन इक्विलिब्रियम। तो Q इज इन इक्विलिब्रियम क्योंकि नेट फोर्स इस पे जीरो है। तो हमने ये बताना है कि जो ये इक्विलिब्रियम है दिस इज नेसेसरली अनस्टेबल, यानी ये इक्विलिब्रियम स्टेबल नहीं हो सकता, दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये हमने प्रूव करना है। तो अभी इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा, ये हम कैसे पता लगाते हैं? ये हम ऐसे पता लगाएंगे कि अगर सपोज हम इस चार्ज Q को किसी भी डायरेक्शन में डिस्प्लेस करके छोड़ दें, हल्का सा किसी भी डायरेक्शन में डिस्प्लेस करके छोड़ दें, तो अगर चार्ज Q वापस अपनी उसी पोजीशन पे आने की कोशिश करे देन इक्विलिब्रियम विल बी स्टेबल। और अगर एक भी डायरेक्शन ऐसी हो गई कि ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं आ सकता देन इक्विलिब्रियम विल बी अनस्टेबल। तो अगर मान लो हम चार्ज को किसी भी डायरेक्शन में डिस्प्लेस करें तो फिर उसके ऊपर फोर्स अंदर की तरफ लगना चाहिए। तो अगर हम जैसे इस Q के चारों तरफ एक कोई क्लोज स्फीयर बना लें, कोई क्लोज सरफेस बना लें, से गॉसियन सरफेस, तो अगर हम चार्ज Q को इस तरफ डिस्प्लेस करके छोड़ दें तो फिर इस पे नेट फोर्स इस तरफ लगना चाहिए ताकि वापस वो अपनी उसी पोजीशन पे आ सके। इस तरफ डिस्प्लेस करके छोड़ दें तो नेट फोर्स इस तरफ लगना चाहिए उस पर। इस तरफ डिस्प्लेस करके छोड़ दें तो नेट फोर्स इस तरफ, यानी किसी भी तरफ डिस्प्लेस करके छोड़ें तो उस पर नेट फोर्स उसकी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ लगना चाहिए, तो तभी वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। और उसके लिए फिर जो ये क्लोज सरफेस हमने लिया है
इसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ होना चाहिए। तो उसके लिए इसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ होना चाहिए। तो फिर तभी ये पॉसिबल है कि चार्ज क्यू पे हर डायरेक्शन में फोर्स अंदर की तरफ ही लगे। बट हम पीछे प्रूव कर चुके हैं कि अगर हम कोई क्लोज सरफेस ले लेते हैं ऐसे, तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे बाहर की तरफ या हर पॉइंट पे अंदर की तरफ नहीं हो सकता। ठीक है भी। तो फिर इसका जो इक्विलिब्रियम है वो स्टेबल तभी होगा जब इस क्लोज सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे अंदर की तरफ हो। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल दीज चार्जेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल दीज चार्जेस अगर इस क्लोज सरफेस के ऊपर अंदर की तरफ होएगा तो तभी इसका स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, अदरवाइज नहीं, और जो कि पॉसिबल नहीं है। सो इक्विलिब्रियम ऑफ दिस टेस्ट चार्ज इज नेसेसरली अनस्टेबल। ठीक है। हाँ जी सर, इक्विलिब्रियम ऑफ टेस्ट चार्ज Q is stable only if electric field due to other charges is towards the original position of Q on a closed surface taken around Q. But this violates Gauss law, so equilibrium of test charge is necessarily unstable. ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद अभी क्वेश्चन नंबर 8। Figure shows an imaginary cube of edge L/2। तो अब ये कोई क्यूब है, जैसे ये L/2 साइड का क्यूब है। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रोड ऑफ लेंथ L, और ये कोई रोड है भी, इसकी लेंथ है L। और इसको हमने कुछ यूनिफॉर्मली चार्ज दिया हुआ है। मूव्स टुवर्ड्स लेफ्ट एट अ स्मॉल बट कांस्टेंट स्पीड v, और ये रोड इस तरफ जा रही है, तो इट स्टार्ट्स एंटरिंग इनटू द क्यूब at t equal to 0 the left and just touches the center of the face। तो इस रोड का लेफ्ट एंड यहाँ पे है। तो which of the graphs shown in the figure represents the flux of the electric field through the cube as the road goes through it। तो देखो, इसमें रोड जब अंदर एंटर करना शुरू करेगी तो फिर कुछ चार्ज का हिस्सा इस क्यूब के अंदर आ जाएगा इस तरह से। तो मान लो कुछ पार्ट रोड का अंदर आ गया, तो फिर कुछ चार्ज इस क्यूब के अंदर आ जाएगा, और फिर जो टोटल फ्लक्स होगा थ्रू दिस क्यूब, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब, तो फिर जो टोटल फ्लक्स होगा इस क्यूब के थ्रू, तो फिर ये फ्लक्स हो जाएगा Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और Q इन होगा ये वाला चार्ज जो इसके अंदर आ चुका है। और जैसे जैसे रोड अंदर एंटर करती जाएगी तो इस चार्ज की वैल्यू बढ़ती जाएगी, चार्ज की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो फिर फ्लक्स भी बढ़ता जाएगा। तो फिर ग्राफ ये वाला होगा भी, तो टाइम के साथ फ्लक्स बढ़ता जाएगा। और फिर एक टाइम आएगा जब रोड का जो लेफ्ट एंड है वो इस वाले सरफेस को टच करेगा। जब ये इसको टच कर देगा तो उस टाइम होगा इसमें मैक्सिमम फ्लक्स, मैक्सिमम चार्ज जो इसके अंदर क्यूब के अंदर आ सकते हैं। और उसके बाद फिर ये रोड यहाँ से बाहर निकलना शुरू हो जाएगी।
और जब ये एंड यहाँ से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा तो फिर जो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज है क्यूब के अंदर वो कांस्टेंट हो जाएगी। अच्छा, तो जैसे ये रोड इसमें एंटर करती जाएगी तो क्यू इन बढ़ता जाएगा, तो फ्लक्स बढ़ता जाएगा, तो फिर एक ग्राफ आएगा। और जब रोड का एंड इस सरफेस को टच कर देगा उसके बाद फिर रोड बाहर निकलनी शुरू हो जाएगी और फिर कुछ टाइम के लिए जो लेंथ ऑफ रोड इनसाइड द क्यूब वो कांस्टेंट हो जाएगी, लाइक दिस। तो कुछ टाइम के लिए जो लेंथ ऑफ रोड इनसाइड द क्यूब तो ये कांस्टेंट हो जाएगी, तो फिर क्यू इन भी कांस्टेंट हो जाएगा और क्यू इन कांस्टेंट हो जाएगा तो फिर फ्लक्स भी कुछ टाइम के लिए कांस्टेंट हो जाएगा। तो फिर कुछ टाइम के लिए जो फ्लक्स है वो कांस्टेंट हो जाएगा और फिर जो राइट एंड है वो जब क्यूब के अंदर एंटर कर जाएगा when the right end goes inside the cube like this, तो फिर जो ये रोड का जो अंदर पार्ट है क्यूब के वो अब कम होता जाएगा। तो जैसे जैसे रोड बाहर निकलती जाएगी तो ये वाला पार्ट कम होता जाएगा, तो क्यू इन कम होता जाएगा और फिर क्यू इन कम होता जाएगा तो फिर फ्लक्स भी कम होता जाएगा, तो फिर ग्राफ ऐसे आ जाएगा। तो फिर इसका आंसर हो जाएगा ग्राफ डी। ठीक है भी। तो जब रोड एंटर करना शुरू करेगी तो जो रोड का अंदर पार्ट है क्यूब के वो बढ़ता जाएगा, तो फ्लक्स बढ़ता जाएगा। फिर जब रोड पूरी तरह से एंटर कर चुकी है और यहाँ से बाहर निकलनी शुरू हो जाएगी, फिर कुछ टाइम के लिए जो रोड का टोटल पार्ट है क्यूब के अंदर वो फिक्स हो जाएगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो क्यू इन फिक्स हो जाएगा तो फिर फ्लक्स भी कांस्टेंट हो जाएगा और जब ये वाला एंड पूरी तरह से अंदर चला जाएगा और जब रोड इधर से बाहर निकल रही है तो फिर जो अमाउंट ऑफ रोड का जो पार्ट है वो फिर कम होता जाएगा उसके बाद, और फिर क्यू इन कम होता जाएगा तो फ्लक्स भी कम होता जाएगा। ठीक है भी। तो फिर ग्राफ डी इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद अभी क्वेश्चन नंबर 11। In which position A, B, C or D of second charge the flux of the electric field through the hemisphere remains unchanged। मतलब एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है तो फिर इस चार्ज की वजह से जो इस हेमिस्फीयर में से फ्लक्स पास करेगा वो इतना हो जाएगा। तो आधी लाइनें इस हेमिस्फीयर में से जाएंगी और आधी लाइनें नीचे से जाएंगी, तो फिर इस चार्ज की वजह से जो फ्लक्स होगा थ्रू द हेमिस्फीयर तो वो हो जाएगा Q/2 एप्सिलॉन नॉट। फिर ये पूछ रहा है कि अगर हम कोई एक चार्ज और रख दें कहीं पे, मतलब ए पे रख दें या बी पे रख दें या सी पे या डी पे, तो फिर किस पोजीशन पे चार्ज को रखने से जो टोटल फ्लक्स पास हो रहा है हेमिस्फीयर से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने ये बताना है कि हम किस पोजीशन पे चार्ज अगर रखें तो फिर जो टोटल फ्लक्स है हेमिस्फीयर से उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े। तो सपोज अगर हम चार्ज रखते हैं पॉइंट ए पे, कोई और चार्ज अगर हम पॉइंट ए पे रखते हैं तो फिर इसकी वजह से जो हेमिस्फीयर है उससे नेट फ्लक्स कितना होगा।
तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रा करें चार्ज क्यू की वजह से, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखो वैसे आएगी, लाइक दिस। अब देखो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस हेमिस्फीयर के अंदर जा रही है वो कहीं ना कहीं से बाहर भी आ रही है हेमिस्फीयर के थ्रू ही। तो फिर जितना फ्लक्स नेगेटिव होगा इस क्यू की वजह से उतना ही फ्लक्स पॉजिटिव होगा। तो ऐसी कोई लाइन नहीं है कि जो इस हेमिस्फीयर के या तो केवल अंदर जा रही हो या केवल बाहर आ रही हो। तो जो लाइन इस हेमिस्फीयर के अंदर जा रही है वो कहीं ना कहीं से बाहर भी आ रही है। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये चार्ज क्यू हमने रखा है कैपिटल क्यू, इसकी वजह से नेट फ्लक्स थ्रू हेमिस्फीयर वो जीरो होगा। तो फिर जो फ्लक्स पहले था इसके थ्रू क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है। सिमिलरली अगर हम चार्ज रखें पॉइंट डी पे, अगर हम पॉइंट डी पे रखें चार्ज, तो फिर अगर इससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वगैरह ड्रा करें तो कोई भी लाइन जो इसके अंदर जाएगी हेमिस्फीयर के अंदर वो कहीं ना कहीं से बाहर भी आएगी, या तो बिल्कुल नहीं जाएगी, जाएगी तो कहीं ना कहीं से बाहर भी आएगी। तो फिर इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ए और डी पे चार्ज रखने से जो नेट फ्लक्स है हेमिस्फीयर के थ्रू उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर हम सपोज बी पे चार्ज रखें, अगर हम पॉइंट बी पे रखें चार्ज, तो कुछ लाइनें तो ऐसी हैं कि जो हेमिस्फीयर के अंदर भी जा रही हैं और कहीं ना कहीं से बाहर भी आ रही हैं। बट कुछ लाइन ये देखो, जैसे ये लाइन ऐसी भी होगी जो केवल अंदर जा रही है हेमिस्फीयर से बट बाहर कहीं और से आ रही है। तो फिर इसकी वजह से एक नेट फ्लक्स आ जाएगा नेगेटिव। तो जो जैसे ये लाइन है तो इन लाइनों की वजह से फिर एक नेट फ्लक्स आएगा। तो फिर जो टोटल फ्लक्स है हेमिस्फीयर के थ्रू वो पहले से चेंज हो जाएगा। तो कुछ लाइनें ऐसी होंगी जो अब अगर एंटर कर रही हैं तो कहीं ना कहीं से बाहर भी आ रही हैं। कुछ लाइनें ऐसी हैं जो ना तो एंटर कर रही हैं ना इससे बाहर आ रही हैं। बट कुछ लाइनें ऐसी हैं जो केवल एंटर कर रही हैं हेमिस्फीयर में बट बाहर कहीं और से आ रही हैं। तो फिर उनकी वजह से कुछ फ्लक्स आएगा। तो फिर जो टोटल फ्लक्स पहले था वो चेंज हो जाएगा। और ऐसे ही सी के लिए, तो अगर हम बी और सी पे कोई दूसरा चार्ज रखते हैं देन टोटल फ्लक्स थ्रू दी हेमिस्फीयर विल चेंज। बट अगर ए और डी पे रखते हैं तब कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है। आज क्वेश्चन नंबर 24। A 100 electron volt electron is projected directly towards a large metal plate। तो अब ये कोई मेटल प्लेट है that has a surface charge density of this। तो इस पे नेगेटिव चार्ज है, मतलब इसको हमने दिया होगा, और सिग्मा की वैल्यू है मैग्नीट्यूड जो है सिग्मा का दैट इज 2 × 10⁻⁻⁶ कूलम पर मीटर स्क्वायर, और नेगेटिव चार्ज इसको दिया हुआ है। तो अभी जैसे ये मेटल प्लेट है तो फिर इसके दोनों सरफेसेस पे चार्ज आएगा। अगर ये कोई इंसुलेटिंग प्लेट होती तब हम एक ही तरफ चार्ज मानते, बट जो मेटल है बिकॉज मेटल इज ए कंडक्टर तो चार्ज कैन फ्लो ऑन इट। तो हम चार्ज इस पे रखेंगे तो वो चार्ज अपने आप फ्लो करके दोनों सरफेसेस पे आ जाएगा। ठीक है। तो फिर किसी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, किसी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो वो इस तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। बिकॉज ऑफ दिस प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी टूवर्ड्स
द नेगेटिव चार्ज, और इसकी वैल्यू होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि सिंगल सरफेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इनफाइनाइट प्लेट की वजह से, तो वो होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो फिर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एक सरफेस की वजह से और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट दूसरे सरफेस की वजह से, तो फिर नेट आ जाएगा ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर पूछे कि हमने एक 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन जिसकी काइनेटिक एनर्जी है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो उसको हमने सपोज इस मेटल प्लेट की तरफ फेंका किसी वेलोसिटी u से, मास m मान लो इसका, तो कितनी डिस्टेंस से हम इसे थ्रो करें so that it is just fail to strike the plate, ये इस प्लेट को जस्ट टकराने से बच जाए। तो देखो, अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो फिर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स आएगा इस पे अपोजिट डायरेक्शन में, तो इस तरह फोर्स आएगा, और फिर इस फोर्स की वजह से इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, और लिखा है कि जस्ट फेल टू स्ट्राइक। इसका मतलब है कि वो जस्ट यहाँ पे पहुंच के उसकी वेलोसिटी 0 हो जाए, यानी जस्ट प्लेट पे पहुंचने से पहले अगर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाए तो फिर वापस आ जाएगा और इसे टकराने से ये बच जाएगा। तो फिर हमने बताना है कि कितनी स्पीड से इसको फेंकें कि ये जस्ट प्लेट से टकराने से बच जाए। तो फिर इसमें हम ये करेंगे कि वो जस्ट प्लेट पे पहुंच के उसकी वेलोसिटी 0 ले लेते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स है इलेक्ट्रॉन पे लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, जिससे इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी, और फिर प्लेट पे जस्ट पहुंचने से पहले इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, तो फिर ये प्लेट से नहीं टकराएगा। तो चलो मान लेते हैं कि डिस्टेंस x ट्रेवल करने के बाद इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, देन अप्लाई द इक्वेशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो v फाइनल 0 हो गया और एक्सेलरेशन आ जाएगा फोर्स अपॉन मास, और नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगा क्योंकि जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी के अपोजिट है, तो एक्सेलरेशन आएगा फोर्स अपॉन मास, और माइनस में आएगा तो फिर यहाँ से x आ जाएगा भी हाफ एम यू स्क्वायर अपॉन ई, और हाफ एम यू स्क्वायर इसकी काइनेटिक एनर्जी है जो विच इज इक्वल टू 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया, यानी 100 ई अपॉन ई इंटू ई। तो बेसिकली जो 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इसे हम जूल में कन्वर्ट करें तो आएगा 100 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, यानी ई की वैल्यू पुट कर दें अगर, ये जूल में आएगी, तो फिर ये कट जाएगा ई से ही, क्योंकि इस ई की वैल्यू भी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 और इस ई की वैल्यू भी आई, तो ये कट जाएगा, और फिर ये ई की वैल्यू पुट कर दो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और फिर एक्स आ जाएगा 100 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12, और सिग्मा की वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6, तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 0.442 मिलीमीटर, तो ये आंसर आ गया भाई। ठीक है, अच्छा अभी इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते हैं
जैसे हमने कंसेप्ट किया था पिछली किसी क्लास में कि अगर किसी चार्ज q को पोटेंशियल डिफरेंस v से एक्सेलरेट करो तो उसकी काइनेटिक एनर्जी q इंटू वी बढ़ जाती है, या अगर पोटेंशियल v से डेसेलरेट करो तो फिर उसकी काइनेटिक एनर्जी q इंटू वी कम हो जाती है। तो देखो यहाँ पे डेसेलरेशन हो रहा है, तो मान लो अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो इलेक्ट्रॉन को हम डेसेलरेट कर रहे हैं, यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जा रही है। तो फिर जो काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आएगा, तो इनिशियल के ही हाफ एम यू स्क्वायर और फाइनल जीरो है, तो फिर जो चेंज आएगा काइनेटिक एनर्जी में वो हो जाएगा हाफ एम यू स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू क्यू इंटू वी। क्यू यहाँ पर ई हो जाएगा और वी हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। तो वही रिलेशन आ जाएगी x इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर अपॉन ई। ठीक है, मतलब कि ए और बी का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा? वो होगा ई इंटू एक्स। यानी एक तरह से हम इलेक्ट्रॉन को पोटेंशियल डिफरेंस v यानी ई एक्स से डेसेलरेट कर रहे हैं, तो फिर उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो q इंटू वी डिक्रीज हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल डिक्रीज बाई q इंटू वी। तो व्हाट इज डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी? वो इतना हो जाएगा हाफ एम यू स्क्वायर, क्योंकि शुरू में हाफ एम यू स्क्वायर थी और यहाँ पे जीरो हो गई, एंड दैट इज इक्वल टू क्यू इंटू वी। क्यू की जगह पे ई आ जाएगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वी पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज ई इंटू एक्स। तो फिर आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25। A uniformly charged conducting sphere of radius 2 meter has a surface charge density, तो इसको हमने यूनिफॉर्मली चार्ज किया हुआ है, तो जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, तो सिग्मा इज गिवन टू बी 100 अपॉन पाई स्क्वायर माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर। तो अभी टोटल चार्ज हो जाएगा इस पे फिर चार्ज डेंसिटी इंटू सरफेस एरिया, यानी 4 पाई आर स्क्वायर। तो सिग्मा की वैल्यू पुट कर दोगे, आर की वैल्यू 2, तो फिर आ जाएगा 1600 अपॉन पाई माइक्रोकूलम। फिर पूछा व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिविंग द सरफेस ऑफ स्फीयर। तो फिर फ्लक्स हो जाएगा अभी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, पुट द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट, तो ये वैल्यूज पुट कर दी। ये 1600 अपॉन पाई इंटू 10 की पावर -6 आएगा जो कि माइक्रोकूलम में है, और फिर ये सॉल्व करके ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26। A charge q is distributed over two concentric hollow spheres of radii r and r। तो भी हमारे पास ये दो concentric spheres हैं, ये दोनों होलो स्फीयर्स हैं concentric, इनका सेंटर एक ही जगह पे है।
और इनकी रेडियस स्मॉल आर एंड कैपिटल आर, और टोटल चार्ज हमने इन दोनों को क्यू दिया such that their surface charge densities are equal। तो मान लो Q में से हमने इसको दिया x और बाकी इसको दे दिया Q माइनस एक्स, तो सिग्मा दोनों का सेम है, सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों की सेम है। तो अभी सरफेस से चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज पर यूनिट एरिया, तो फिर इसका सिग्मा हो जाएगा x अपॉन 4πr², और इसका सिग्मा हो जाएगा q माइनस एक्स अपॉन 4π कैपिटल R²। तो अब यहाँ से सॉल्व करके आप x निकाल सकते हो। फिर पूछा फाइंड द पोटेंशियल एट द कॉमन सेंटर, तो फिर यहाँ जो पोटेंशियल होगा पॉइंट O पे, तो चार्ज x की वजह से पोटेंशियल होगा kx अपॉन r, और q माइनस एक्स की वजह से होगा k q माइनस एक्स अपॉन कैपिटल R। तो फिर जो वैल्यू आएगी यहाँ से x की वो यहाँ पुट कर दोगे, तो फिर आपका पोटेंशियल आ जाएगा। तो अभी इसको सॉल्व करके x की वैल्यू आएगी q r² अपॉन r² प्लस r², तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। और फिर जो q माइनस एक्स है इसकी वैल्यू आएगी q कैपिटल R² अपॉन r² प्लस r², और फिर ये वैल्यूज यहाँ रख दोगे, तो k अपॉन r इंटू एक्स प्लस k अपॉन कैपिटल R इंटू q माइनस एक्स। तो आर आर कैंसिल, आर आर कैंसिल, और फिर ये के क्यू कॉमन, तो आर प्लस आर अपॉन कैपिटल R² प्लस स्मॉल r²। तो आपका ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, a thin infinite charge sheet has a surface charge density sigma। तो अभी इनफाइनाइट शीट है, तो फिर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा अपॉन 2ε0। फाइंड द सेपरेशन बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस विच डिफर इन पोटेंशियल बाई 10 वोल्ट। तो अभी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होता है E इंटू डी। तो फिर V की वैल्यू 10 वोल्ट है, E सिग्मा बाई 2ε0, तो यहाँ से D की वैल्यू आ जाएगी 20ε0 अपॉन सिग्मा। तो दैट्स व्हाट वी हैड टू फाइंड, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, अब a spherical conductor of radius 12 centimeter has a charge plus q equal to 1.6 into 10 की power minus 7 coulomb distributed uniformly on its surface। What is electric field and electric potential inside। तो अभी इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होता है अगर ये चार्ज इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, और पोटेंशियल अंदर किसी पॉइंट पे वही होता है जो उसके सरफेस पे हो, यानी के क्यू बाई आर। तो वैल्यू पुट कर दिए, तो वैल्यू पुट करके ये आ जाएगा पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो एंड पोटेंशियल दिस। फिर पूछा भी जस्ट आउटसाइड द सरफेस, यानी यहाँ पे कितना पोटेंशियल होगा और यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो जस्ट आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है
के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कर दो। तो वैल्यू पुट करके ये आ जाएगा 10⁵ न्यूटन पर कूलम। और पोटेंशियल तो वही होगा जो अंदर था। तो पोटेंशियल सरफेस पे और अंदर के पॉइंट्स पे सेम होता है, तो पोटेंशियल सेम आ जाएगा जो पहले था, के क्यू बाई आर, दैट इज 1.2 इंटू 10⁴ वोल्ट। फिर पूछा भी एट ए पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, यानी यहाँ किसी पॉइंट पे जिसका डिस्टेंस हो 18 सेंटीमीटर। तो फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी के क्यू बाई आर स्क्वायर, और पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी के क्यू बाई आर। तो ये वैल्यूज पुट कर दोगे। तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये वैल्यूज पुट कर दी। तो यहाँ से आ जाएगा 4.4 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम, और पोटेंशियल के क्यू बाई आर, अगेन पुट द वैल्यूज and you will get the answer 8000 volt. अभी क्वेश्चन नंबर 29 में an infinite line charge produces a field of this at a distance of 2 centimeter. Calculate the linear charge density. तो अभी इनफाइनाइट लाइन चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, या इसको 2 के लैम्बडा बाई आर भी लिख सकते हैं, वेयर के इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बस फिर यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो। वैल्यूज पुट करके ये लैम्बडा आ जाएगा 10⁻⁻7 कूलम पर मीटर। क्वेश्चन नंबर 30, a point charge causes an electric flux of this much to pass through a spherical Gaussian surface of 10 centimeter, radius centered on the charge। तो यहाँ पे कोई चार्ज क्यों रखा हुआ है, और इसकी वजह से जो ये स्फेरिकल सरफेस है रेडियस 10 सेंटीमीटर का, इसके थ्रू फ्लक्स दे रखा है इतना। तो फिर इसमें तो बी पार्ट है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज। तो फ्लक्स होता है भी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू आ जाएगा 5 इंटू एप्सिलॉन नॉट। वैल्यूज पुट कर दी 5 की और एप्सिलॉन नॉट की, तो ये आंसर आ गया। फिर ए पार्ट में पूछे हैं कि इफ रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस वर डबल्ड, तो अगर हम इसकी रेडियस डबल कर दें देन हाउ मच फ्लक्स वुड पास थ्रू दी सरफेस। तो देखो रेडियस डबल करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज टोटल चार्ज अंदर फिर भी क्यू ही रहेगा, तो फिर फ्लक्स विल रिमेन सेम। तो फिर ए पार्ट का आंसर हो जाएगा -1 इंटू 10⁻3। तो फ्लक्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज टोटल चार्ज इन साइड इज सेम। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 31, a point charge 20 microcoulomb is at a distance 10 centimeter directly above the center of a square horizontal surface of side 20 centimeter। तो ये हमारे पास कोई एक ऐसे फ्लैट सरफेस है जिसकी साइड है 20 सेंटीमीटर, और इसके सेंटर से 10 सेंटीमीटर ऊपर एक चार्ज रखा हुआ है, मान लो यहाँ पे कहीं, इसके सेंटर से 10 सेंटीमीटर ऊपर, और क्यू है 20 माइक्रोकूलम। तो फिर हमने बताना है कि इस क्यू की वजह से इस सरफेस से कितना फ्लक्स पास करेगा। तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस। तो अभी इसका आंसर होगा Q/6 एप्सिलॉन नॉट। उसका रीजन ये है कि देखो अगर हम इस तरह के सरफेसेस और बना दें इसके चारों तरफ,
तो फिर एक ये पूरा क्यूब कंप्लीट हो जाएगा। तो पूरा क्यूब कंप्लीट हो जाएगा अगर हम 20 सेंटीमीटर साइड के ये 5 सरफेसेस और बना दें इसके ऊपर ऐसे, और फिर जो क्यू है वो उसके सेंटर पे आ जाएगा। और टोटल फ्लक्स जो क्यू से होता है वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, जो इन 6 सरफेसेस में डिवाइड हो जाएगा। तो फिर एक सरफेस से जो फ्लक्स आएगा वो कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। तो बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे, क्यू की वैल्यू 20 माइक्रोकूलम, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, और यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। तो ये वैल्यूज पुट करके आ जाएगा 3.76 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसके बाद अभी क्वेश्चन नंबर 32। A particle of mass m is kept over a large horizontal sheet। एक ये कोई शीट है अभी काफ़ी बड़ी, thin infinite sheet having a surface charge density sigma, और एक पार्टिकल इसके ऊपर यहाँ रखा हुआ है कहीं पे, मास m का। तो what charge should be given to this particle so that if released it does not fall down। तो इसे हम कितना चार्ज इसको दें ताकि इसको छोड़ने के बाद ये नीचे ना गिरे। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसका शीट का वो ऊपर की तरफ होगा, जिसकी वैल्यू होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और फिर बेसिकली जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स होगा इस पे, वो इसके वेट को अगर बैलेंस कर ले तो फिर ये नीचे नहीं गिरेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स क्यू इंटू ई, मान लो हमने इसे चार्ज क्यू दिया और इसका वेट एम जी, तो दोनों को इक्वल कर दो तो क्यू ई इक्वल टू एम जी। ई की वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ से क्यू आ जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट एम जी अपॉन सिग्मा। तो ये आपका आंसर आ गया। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 33। A spherical drop of water carrying a charge this much। ये मान लो कोई वाटर की ड्रॉप है, इसकी रेडियस मान लो स्मॉल आर है, और इस पे चार्ज है क्यू इक्वल टू 10 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, और इसका पोटेंशियल है 1000 वोल्ट। तो फिर इसका पोटेंशियल आएगा 1000 इक्वल टू के क्यू बाई आर। If 8 such drops of the same charge and radius combine to form a single spherical drop। तो अभी हमने ऐसी ऐसी 8 ड्रॉप्स को मिला करके एक सिंगल ड्रॉप बना दी, तो फिर उसका पोटेंशियल कितना होगा ये हमने बताना है। तो मान लो जो सिंगल ड्रॉप हमने बनाई उसका रेडियस है कैपिटल आर, तो मान लो इसका रेडियस अभी आर, तो आर कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए वॉल्यूम इक्वेट कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ दिस बिगर ड्रॉप शुड बी इक्वल टू 8 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ द स्मॉल ड्रॉप, क्योंकि हमने 8 ड्रॉप को मिला के सिंगल ड्रॉप को बनाया है। तो फिर इसका जो वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब, दैट शुड बी 8 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ द स्मॉल ड्रॉप। तो यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी 2r, और इस पे जो चार्ज होगा टोटल क्यू वो हो जाएगा 8q, क्योंकि एक ड्रॉप के ऊपर चार्ज स्मॉल क्यू था और हमने 8 ऐसी ड्रॉप्स मिलाई हैं तो हर एक का चार्ज ऐड हो जाएगा, तो फिर टोटल चार्ज इस पे आएगा 8q। तो फिर अब इसका पोटेंशियल हमने बताना है, तो इसका पोटेंशियल सपोज वी प्राइम, तो वी प्राइम हो जाएगा के क्यू बाई आर
तो Q की वैल्यू 8Q, R की वैल्यू 2R, क्या आएगा 4KQ बाई R, और KQ बाई R की वैल्यू 1000 वोल्ट है, तो दैट इज 4 इंटू 1000, ये आ जाएगा 4000 वोल्ट। इसके बाद अभी क्वेश्चन नंबर 34। The electric field outside a long charged straight wire is given by this formula। तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस बताना है ए और बी के बीच में, तो भी इसमें तो फार्मूला लग जाएगा, जैसे वी बी माइनस वी ए क्या होता है, माइनस ई डी आर फ्रॉम R1 टू R2, यानी 1 to 3। तो R1 यहाँ पे 1 है, R2 यहाँ पे 3 है, तो भी E की वैल्यू पुट कर दो, 2000 बाहर आ जाएगा, फिर 1/R का इंटीग्रेशन हो जाएगा log R, लिमिट 1 से 3, तो पुट दी लिमिट्स log 3 माइनस log 1, log 1 0 होता है भी, तो आ जाएगा माइनस 2000 log 3। क्वेश्चन नंबर 35। The electric field in a region at a distance r from a point is radially outward। यानी किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जैसे मान लो अगर हम ऐसे कुछ लें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट से डिस्टेंस r पे बाहर की तरफ है, और कितना है a इंटू आर, यानी हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रेडियली आउटवर्ड है। मतलब अगर हम यहाँ पे कोई पॉइंट लें, तो फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ हो जाएगा, यहाँ पे इस तरफ हो जाएगा, यहाँ पे इस तरफ हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज रेडियली आउटवर्ड, और इसकी वैल्यू है a इंटू आर। तो फाइंड द चार्ज कंटेन्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r। तो हमने बताना है भी इस स्फीयर के अंदर टोटल चार्ज कितना है। तो फिर इसके लिए हम गॉस लॉ लगा सकते हैं, दैट फ्लक्स इज इक्वल टू q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और फ्लक्स होगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम ही है, a इंटू आर, तो फ्लक्स हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। तो यहाँ से Q इन आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ई ए, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ए आर, और सरफेस एरिया 4πr²। ये एरिया ए नॉट मान लेते हैं क्योंकि ए यहाँ पे आ गया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ए इंटू आर और एरिया 4πr², तो ये आपका आंसर आ जाएगा 4π एप्सिलॉन नॉट ए आर क्यूब, तभी आपका आंसर आ गया। So now we have completed this subjective assignment. Now try yourself this objective assignment. और फिर जो भी इसके डाउट्स है वो आप मुझे बता देना. Then I will send the solution of those. Okay, thank you.